चलो ठीक है। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन में क्या है कि लेट are any n numbers, then geometric mean of all these numbers is given by gn is equal to a2 into ab till an to the power 1 by n. Okay, so arithmetic mean लोग क्या करते हैं? अरिथमेटिक में हम सम ऑफ द नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स टू द पावर 1 बाय n निकालते हैं इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 3 5 6 हेलो, वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? हाँ सर। यस सर। लैग कर रही है। अभी सही आ रही है? सर अभी भी हेलो, थोड़ी बहुत लैग हो रही है सर। थोड़ी बहुत हो रही है। ओके, अभी अब बराबर है। चल, तो फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। कि जैसे मान लो A1 A2 A3 ये सब नंबर्स हैं और उनका हम लोग को ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? उन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट टू द पावर 1 बाय n, जहाँ पे n का मतलब क्या है? n का मतलब जितने टर्म्स हैं उतने, नंबर ऑफ टर्म्स। So for example, geometric mean of 2, 3, 5, 6 is 2 into 3 into 5 into 6 to the power 1 by 4. तो कितना हो जाएगा ये देखो,
6 into 5 30. सर आपका आवाज अभी भी ब्रेक हो रहा है। हेलो, इतना क्लियर है? यस सर। ओके। अब इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जैसे इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ा था वैसे ही इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने जा रहे हैं। तो इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में। तो इसमें दो टॉपिक पढ़ते हैं जैसे उधर पढ़ते थे। पहला टॉपिक है इंसर्शन ऑफ वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा टॉपिक है इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अब देखो पहले टॉपिक में क्या है कि ए और बी के बीच में हम लोग को एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। जैसे मान लिया कि वो जीएम है, तो वो जीएम कैसा नंबर होना चाहिए? वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे ये तीनों किस में हो जाए, एक जीपी में हो जाए। ये तीनों एक जीपी में हो जाए। तो अब तीन नंबर्स अगर जीपी में है, इसका मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। इट मीन्स जीएम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इससे जीएम की वैल्यू वैसे तो प्लस माइनस रूट ए बी आएगी। ठीक है, तो अब एक कन्वेंशन होता है, ये पहले से फॉलो होता रहा है, तो इसको हम लोग को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, if a and b are both positive, then its geometric mean is equal to plus root ab. And if a and b are both negative, then its geometric mean is equal to minus root ab. ठीक है, ये कन्वेंशन है कि अगर a और b दोनों पॉजिटिव हो तो उनका ज्योमेट्रिक मीन प्लस रूट ए बी होगा, और अगर a और b दोनों नेगेटिव हो उनका ज्योमेट्रिक मीन माइनस रूट ए बी होगा। अच्छा, अगर a और b ऑपोजिट साइन के हो जाए तब फिर तो स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी r ऑफ ऑपोजिट साइन, देन स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी जो कि एक नॉन रियल नंबर दे देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सर 1 मिनट के लिए एकदम ऊपर जाइए ना थोड़ा। सो 1 सेकंड थोड़ा और ऊपर, वो हेडिंग देखनी है। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो बड़ा टॉपिक है थोड़ा। पूरा सो जो लास्ट पॉइंट दिखाइए ना, थर्ड पॉइंट।
insertion of n geometric means between A and B. ठीक है, A और B के बीच में n geometric means इंसर्ट करना। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें है जैसे मान लो A है, B है और n geometric means इंसर्ट किया मैंने, से G1, G2, G3 टिल GL, ये इंसर्ट किया हम लोगों ने। तो ये जो n नंबर्स होंगे वो कैसे नंबर्स होंगे, जिसके कारण ये पूरी सीरीज यहाँ से लेकर यहाँ तक किस में आ जाएगी, एक जीपी में आ जाएगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। द एंटायर सीरीज विल बी इन व्हाट, जीपी। इतनी बात समझ में आई? जैसे अरिथमेटिक मीन का इंसर्शन में क्या होता है कि एंटायर सीरीज एपी में आ जाए, वैसे ज्योमेट्रिक मीन के इंसर्शन में एंटायर सीरीज शुड बी इन व्हाट, जीपी। ओके, सो नाउ वी नीड टू फाइंड G1, G2 till Gn in terms of A, B and N. तो जैसे मान लो ये जो GP है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो A ही है, और इसका जो कॉमन रेशियो है से स्मॉल r है। कॉमन रेशियो क्या है इसका, स्मॉल r। अच्छा, ये इस GP का फर्स्ट टर्म होता, इस GP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं बताओ? n+2 n+2 टर्म्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो n टर्म्स होता, फिर एक ये और एक ये n+2 टर्म्स होते। तो ये जो b होता, ये क्या होता, एक तरीके से n+2th टर्म होता b। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि Tn+2 इज इक्वल टू b? अच्छा, Tn+2 जीपी के लिए Tn+2 क्या लिखता, a r⁻², इसका एक कम इज इक्वल टू b। So r⁻n+1 is equal to b by a, which implies r is equal to b by a to the power 1 by n+1। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारी एक चीज आ गई कि उस जीपी का जो कॉमन रेशियो होने वाला है वो आ गया, क्योंकि तुमको b पता है, तुमको a पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स जितने इंसर्ट करने हैं वो भी पता है, मतलब n भी पता है। ओके, अच्छा, हमारा तो इंटरेस्ट क्या है, हमारा तो इंटरेस्ट है G1, G2, G3 ये सब फाइंड करना। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन G1 फर्स्ट। तो G1 जो है वो इस सीरीज का क्या होता, सेकेंड टर्म होता। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, G1 इज इक्वल टू T2, एंड T2 को क्या लिख लिया, A इंटू R, और A इंटू R को क्या लिख लिया, A इंटू B बाय A टू द पावर 1 by n+1। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखो कि जैसे मान लो b है, इसका पावर p बाय q है, और इधर c है, उसका पावर से r है। c है, उसका पावर क्या है, r है। अब अगर तुमको c को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है ना, सो व्हाट यू नीड टू डू, कि ठीक है b तो वैसा ही रहेगा, c का जो पावर r है उसमें ये वाले पावर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा q बाय p।
और वो अंदर ऐसे जाएगा R इंटू क्यू बाय पी। सर ये एक आइडेंटिटी है क्या? हाँ, ये मतलब एक तरीके से इंडाइसिस का रूल है। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं? और ऊपर नहीं सर, बस। आप वो रूल एक और बार बता सकते हैं? आपकी आवाज़ थोड़ा लैग हो रहा था। देखो, जैसे मान लो कि a रेस टू लैम्डा है और b रेस टू c बाय डी है। ठीक है, b रेस टू c बाय डी है और मैं a वाले टर्म को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। तो a का कुछ पावर आएगा, a का क्या पावर आएगा, लैम्डा को तो लैम्डा ही रहने देंगे और जो b का पावर है उसको रेसिप्रोकल कर दो और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो d बाय सी। तो a लैम्डा इंटू डी बाय सी इंटू बी टू द पावर सी बाय डी, ऐसे टाइप की चीज। आया समझ में? हाँ सर, आ गया, थैंक यू। ओके, तो इसको मैं मिटाता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस क्रिएट कर सके। आप ऊपर कर सकते हो। कर दो। सर हम्म, सर इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड होता है ना? हाँ, 10 नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड है। ओके सर। और ऊपर करूँ? नहीं सर, हो गया सर। ओके, तो देखो, इस ए को अगर मेरे को अंदर लेके जाना है, इस ए को, तो ए का पावर क्या था, 1 था और इसका रेसिप्रोकल करना है तो इसका रेसिप्रोकल n+1 हो जाता और 1 इंटू n+1 मतलब n+1। तो ये जब अंदर जाता, ये a, तो a रेस टू n+1 इंटू बी बाय ए टू द पावर 1 बाय n+1 आ जाता। अब देखो, इसको अगर मेरे को लिखना है तो एक a और एक a कैंसिल हो जाएगा, तो a रेस टू n इंटू बी टू द पावर 1 बाय n+1। आया समझ में? ये जीवन आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, जीवन आ गया। सिमिलरली जैसे मान लो इफ आई वांट टू राइट G2, तो G2 एक तरीके से इस सीरीज का क्या होता, थर्ड टर्म होता T3। तो T3 को मैं क्या लिखता, AR², मतलब A और हमारा R क्या था, R ये था, तो B² अपॉन A² टू द पावर 1 बाय n+1। ठीक है, अब देखो फिर से अगेन इस a को अंदर लेके जाते हैं, तो वो कैसे अंदर जाता, a रेस टू n+1 की तरह अंदर चला जाता। सर वो क्या बन b जाता, अपॉन जो r है वो b अपॉन a रेज टू 1 माइनस 1 अपॉन n+1 है, तो वो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो इसे तुम इस पूरे का स्क्वायर करोगे, फिर तुम ये पावर्स इस पे भी डाल सकते हो ना। हाँ तो ये अंदर गया तो a रेस टू n+1, B² अपॉन A² टू द पावर 1 अपॉन n+1। अब इनको ऐसे ले लिया, तो a रेस टू n-1 इंटू B²
टू द पावर 1/n+1। तो ये G2 आ गया। ऐसे ही बाकी भी G3 G4 निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये था। ओके, और एक शॉर्टकट मेथड है। जैसे याद है अरिथमेटिक मीन में हम लोग ने एक शॉर्टकट मेथड सीखा था, सेक्शन फॉर्मूले वाला। यस सर। तो वैसा ही कुछ एक यहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड है हमारे पास। इतना सबको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करो सब लोग चैट बॉक्स में। सर आप चैट में हाय लिख सकते हैं एक बार। सर आपने अब तक बस G1 और G2 फाइंड आउट किया है ना, मतलब पूरा हाँ सॉल्व हाँ, नहीं हुआ ना। नहीं बस वही फाइंड किया है। सर इसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है कि कोई भी टर्म उससे निकाल ले? जनरल फॉर्मूला हाँ कर सकते हैं। अभी जैसे मैं शॉर्टकट तरीके से सिखाता हूँ तुमको, तो अभी पता चल जाएगा। जनरल फॉर्मूला वहाँ से तुम निकाल लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट मेथड सीख लो। वो बहुत आसान है हमारे लिए, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा। जैसे ए है, बी है, और उसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए। तो अगर मैं एन नंबर्स इंसर्ट कर रहा हूँ तो बताओ गैप्स कितने क्रिएट होंगे? n+1। n+1 सर। n+1 गैप्स क्रिएट होंगे। ठीक है, now say if I want to find G1, I am interested in finding G1, so I will write A, I will write B, I will write G1। तो A और G1 के बीच में एक गैप हुआ और टोटल मेरे को n+1 गैप्स चाहिए। तो G1 और B के बीच में कितने होंगे? n गैप्स होंगे। ठीक है, अब क्या करो, थोड़ा मॉडिफाइड सेक्शन फॉर्म में लगा दो। सर आप बस एक बार बता सकते हैं n+1 गैप्स कैसे हो? जैसे मान लो A और B के बीच में अगर मैं दो नंबर्स इंसर्ट करूं, C और D दो नंबर्स इंसर्ट करूं, तो एक गैप, दो गैप, तीन गैप। ओके सर, दो हाँ नंबर्स ओके। इंसर्ट करने पे तीन गैप। हाँ सर, याद आ गया, थैंक यू सो मच। आगे सर। अब यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाइड सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। अब जैसे नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूले में क्या करते थे कि n को इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। इस बार क्या करेंगे, n को इसके पावर में लेके चले जाएंगे हम लोग, a⁻n। 1 को इसके पावर में लेके चले जाएंगे इंटू b⁻1 टू द पावर 1 बाय दिस प्लस दिस, 1/n+1। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। और आपने लास्ट में क्या किया? 1/1 लिखता हूँ, फिर अपॉन लिखता हूँ, फिर उसके नीचे दिस प्लस दिस लिख देता हूँ। पावर में 1 लिखा, अपॉन लिखा, फिर उसके नीचे दिस प्लस दिस लिख देता हूँ। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग G4, so I will write A, B, G4. Total there should be what? n+1 gaps. Between A and G4 कितने गैप्स होंगे? 4 गैप्स। और मेरे को कितने गैप्स चाहिए? n+1। तो बताओ यहाँ पे कितने गैप्स होने चाहिए? n-3। n-3 गैप्स होने चाहिए। So G4 how I am going to write? बताओ, a⁻n-3 into b⁻4 to the power 1 upon this plus this। 4 plus n-3 क्या बनता? n+1 ही बनता। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखना है? अब जैसे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कोई जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या?
तो यहाँ से मैं डिराइव कर सकता हूँ तुम्हारे लिए वो जनरल फॉर्मूला। जैसे मान लो ए है, बी है, एंड से मेरे को जी आर फाइंड करना है। टोटल इसमें कितने गैप्स होने चाहिए थे? n+1 गैप्स होने चाहिए थे। तो ए से जी आर के बीच में कितने गैप्स होते बताओ? R सो R आर। अच्छा, इसको मैं क्या रखूं ताकि ये दोनों मिलके n+1 बन जाए? सर n+1 -R। वेरी गुड, n+1 - r ये रख दिया ताकि ये दोनों मिलके n+1 बन जाए। बस अब लगा दो मॉडिफाइड सेक्शन फॉर्मूला, जी आर इज इक्वल टू a raised to n+1 - r into b raised to r to the power 1 by this plus this. So this plus this, again it will come n+1. समझ में आया? Yes, sir. यस सर। 2 मिनट रुकिए ना, एक बार लिखने दीजिए मुझे। लिखते लिखते हो गया सर। चलो, ओके। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग करो कि क्वेश्चन है if 8 geometric means are inserted between 2 and 1024, then find G6. सर आप एक बार वो ऊपर वाला दिखा सकते हैं क्या, वो जो 9 वाला? हाँ तो सर ये जनरलाइज फॉर्मूला है ना एक? हाँ, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, रटने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है? सर यहाँ एक n और r में क्या मतलब r कॉमन रेशियो है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे R मतलब जैसे कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक मीन, जैसे G2, और G3, G4 n वैसे ही सर? GR। N मतलब जितने ज्योमेट्रिक मीन्स ओवरऑल इंसर्ट किए A और B के बीच में, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड। ऑलराइट, ठीक, थैंक यू। सर ये इंसर्शन पे ऐसे ही सवाल बनते क्या, मतलब गिवन होता है कि इतने टर्म इंसर्ट किए फिर अननोन टर्म? हाँ, मतलब उसी उसी टाइप के, उसी पैटर्न पे सवाल बनते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली ये सेम सवाल आ जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है?
128। सही। सर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड। हाँ, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड। तो जैसे देखो 2 है और 1024 है, इनके बीच में हम लोग ने 8 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए, G1 से लेके से G8 तक। मतलब कितने गैप्स क्रिएट होने चाहिए थे, हमेशा याद रखो, एक ज़्यादा, 9 गैप्स। ठीक है। अच्छा, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट, G6। तो 2 लिखो, G6 लिखो, 1024 लिखो। तो यहाँ पे 6 गैप्स यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचे कितने, 3 गैप्स। ठीक है। अच्छा, 1024 वी कैन ऑल्सो राइट एज 2 raised to 10। ठीक है। तो अब मैं G6 कैसे लिखूंगा, देखो 2 raised to 3 इंटू 2 raised to 10, उसका पावर 6 टू द पावर 1/6 + 3, 9। So 2 raised to 3 into 2 raised to 60 the power 1/9, which is 2 raised to 63 to the power 1/9, जो कि 2 raised to 7 हो गया। And 2 raised to 7 is what, 128। 2 raised to 7 क्या होगा, 128 होगा। ठीक है। तो आप उस फॉर्मूले से एक बार कर सकते हैं क्या, कौन से फॉर्मूले से? जो आपने दिया प्रीवियसली, GR = A⁻n+1 हाँ, -r। तो यहाँ पे तुम जो है n की वैल्यू 8 पुट करोगे। ठीक है। r की वैल्यू 6 पुट करोगे, जी सर। a की वैल्यू 2 पुट करोगे, b की वैल्यू 2 raised to 10 पुट करोगे, उससे आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है। तो आई नेवर सजेस्ट दैट यू मेमोराइज दीज काइंड ऑफ फॉर्मूले। मैं क्या हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे मान लिया क्वेश्चन है कि इफ A1 A2 A3 till AN are in GP, then prove that log A1 log A2 till log AN are in AP। ये प्रूव करना। चलिए करो इसको।
सर आप म्यूट पे हैं। सॉरी, ये जीपी में, तो इसका क्या मतलब है कि A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3, और ये सब से मान लो R के बराबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये AP में है, log A1 log A2 log A3 ये सब लोग AP में है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं इसका T2 माइनस T1 निकालता तो log A2 माइनस log A1 बनता, मतलब log ऑफ A2 बाय A1 बन जाता, और A2 बाय A1 किसके बराबर है, R के बराबर, मतलब log R बन जाता। Similarly, if I want to find T3 minus T2, सर वो log A2 माइनस log A1 log A2 बाय A1 कैसे होगा? क्या वो ये log क्या पूछ रहे हो? सर log A2 माइनस log A1 log A2 बाय A1 कैसे होगा? तुम जून बैच से हो क्या, हाँ सर, मतलब log, हाँ सर log नहीं पढ़ा है सर। अच्छा log नहीं पढ़ा तो अभी तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग जून बैच वाले अभी छोड़ दें क्योंकि उन्होंने log नहीं पढ़ा है। log की प्रॉपर्टी होती है कि log A2 माइनस log A1, तो ये जो है डिवीजन में आ जाता है, log ऑफ A2 बाय A1। सिमिलरली log A3 minus log A2, that will be log of A3 by A2, और A3 by A2 भी R के, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 and so on। सर हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप बता सकते हैं क्या? बताता हूँ कंप्लीट करने का। ओके सर। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये AP की प्रॉपर्टी होती है, दे आर इन AP, ये लोग किसमें होंगे, दे विल बी इन AP। एक बार फिर से सुन लो, जो लोग डिस्कनेक्ट वगैरह हो गए थे, जो भी गिवन है कि A1 A2 A3 ये सब लोग GP में है, और हम लोग को प्रूफ करना है कि log A1 कॉमा log A2 कॉमा log AN ये लोग AP में है। तो देखो GP में इसका मतलब क्या है, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3, ये सब लोग किसके बराबर होते हैं, से R के बराबर, कॉमन रेशियो के बराबर। अब देखो, अब हम लोग को जो प्रूफ करना है वो कौन सी सीरीज है, log A1 log A2 log A3, इसको AP में प्रूफ करना है। तो मैंने T2 माइनस T1 निकाला इसका, तो T2 माइनस T1 क्या होगा, log A2 माइनस log A1 विच इज log ऑफ A2 बाय A1, और A2 बाय A1 ऑलरेडी क्या था, R था, तो विच इज log R। फिर T3 माइनस T2 में लिखता, तो T3 माइनस T2 क्या बनता, log A3 माइनस log A2, मतलब log ऑफ A3 बाय A2, मतलब वो क्या होता, अगेन A3 बाय A2 क्या होता, log R। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया, यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, AP की प्रॉपर्टी होती है। T1 T2 किसको माना, इसको T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया, इसको T3 मान लिया, सो बस प्रूव हो गया। समझ में आया? यस सर। बाकी सब बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir.
लॉग जो जून बैच वाले होंगे उनको लॉग नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि लॉग उन्होंने नहीं पढ़ा। लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी उसके लिए टेंशन मत लो। अभी कुछ दिनों में तुम लोग को लॉग भी पढ़ा दिया जाएगा अलग से, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A1 A2 A3 till AN are in AP, then prove that 2 raised to A1, 2 raised to A2, 2 raised to A3 and so on are in GP. इसका हो गया अदिति का। बहुत अच्छा। चलो, तो लेट्स डू इट। देखो ये लोग एपी में है, A1 A2 A3, ये लोग अगर एपी में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सारे के सारे इक्वल होंगे। और जैसे मान लो किसके बराबर होंगे? कॉमन डिफरेंस D ऑफ द एपी। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ये लोग जीपी में है, दे आर इन जीपी। तो 2 raised to A1, 2 raised to A2, 2 raised to A3 एंड सो ऑन, इसको जीपी में प्रूफ करना है। तो जैसे मान लो मैंने T2 अपॉन T1 निकाला, तो आई विल गेट 2 raised to A2 अपॉन 2 raised to A1, तो 2 raised to A2 माइनस A1। अच्छा, A2 माइनस A1 किसके बराबर होता है? D के बराबर, मीन्स 2 raised to D। Similarly, if I find T3 by T2, I will get 2 raised to A3 upon what? 2 raised to A2, which means 2 raised to A3 minus A2। और A3 माइनस A2 भी किसके बराबर है? D के बराबर, 2 raised to D। इससे हम लोग को क्या पता चल गया? इससे हम लोग को पता चल गया कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 एंड सो ऑन। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये जीपी की प्रॉपर्टी है। Therefore, T1, T2, T3 and so on, they are in what? GP. Hence, proof. Prove हो गया। समझ में आई बात सबको? Yes, sir.
सर हाँ बोलो अनादि, तुमको डाउट है क्या? यस सर। सर हम वो कॉमन डिफरेंस के टाइम लॉग लेके कर सकते हैं? कहाँ पे? सर जब हम वो कॉमन डिफरेंस निकाल रहे थे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, और फिर वो लॉग का डिवीजन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फिर हमें ए टू बाई लॉग ऑफ ए टू बाई ए वन, फिर एंटी लॉग लेके हमें हमारा रेशियो प्रूव हो सकता है। हाँ वो कर सकते हैं। ओके सर। सर बोलो। सर इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर ये तीनों टर्म जैसे जीपी में होंगे हाँ हाँ, तो फिर वो ऐसे उनके करके। पावर्स एपी में होंगे। हाँ सर। चल आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if a is between -1 से 1 and b is between -1 से 1, then prove that 1 plus 1 plus a into b plus 1 plus a square into b square plus 1 plus a square plus a cube into b cube and so on is equal to 1 upon 1 minus b 1 minus ab. Done so. Done. Good.
चलो करते हैं। देखो 1 प्लस ए इंटू बी, 1 प्लस ए इंटू बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंटू बी क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने ना, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करने का तो मेथड है। तो एक तो मेथड क्या है कि हम लोगों ने ऊपर नीचे a-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता। कैसे देखो, a-1 सब टर्म्स से मल्टीप्लाई होता, इससे होता, फिर इससे होता, फिर इससे होता। सो क्या बनता देखो जरा, a-1 फिर जब इससे मल्टीप्लाई होता तो a² - 1 इंटू बी, फिर इससे मल्टीप्लाई होता तो वो जो है ना a³ - 1 इंटू बी स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करने पे वो a⁴ - 1 इंटू बी क्यूब। अब तुमको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, डॉट 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 होल अपॉन 1/a-1। अब तुमको लग रहा होगा कि यार ये कैसे हो गया कि ये वाली चीज a-1 से मल्टीप्लाई होने पे a⁴ - 1 बन गई। ठीक है, तो ये तुम ऐसे सोच सकते हो कि जैसे इसका तुम जीपी का सम लिखते हैं तो 4 टर्म्स है, तो a⁴ - 1 अपॉन a-1, ये इसका जीपी का सम है। और फिर वो a-1 से मल्टीप्लाई होता तो a-1 और a-1 विल गेट कैंसल्ड। अंडरस्टूड? सर वापस बताओ। छोड़ो, इस मेथड को छोड़ो। सर मैंने एक्चुअली पहले सबके ब्रैकेट्स को मतलब अलग अलग सबके सम निकालने से फिर एक और जीपी बनता है, फिर उससे हो जाता है। हाँ सही सही। चलो चलो वही बताता हूँ। इसको 1 लिख दिया, इसको ठीक है भाई a+1 इंटू बी रहने दिया। अब देखो ये भी तो एक जीपी का सम है ना, 3 टर्म्स है जिसमें, तो a⁻³ - 1 अपॉन a-1 इंटू बी स्क्वायर आ गया। फिर ऐसे ही इस जीपी में 4 टर्म्स हैं, तो उसका सम होल अपॉन a-1 इंटू बी क्यूब आ गया एंड सो ऑन। अब क्या करो कि तुम a-1 का एलसीएम ले लो। व्हाट यू नीड टू डू, एक एलसीएम ऑफ a-1, तो 1/a-1 इधर आ गया। अब इधर देखो क्या आ गया, इधर आ गया a-1, फिर a-1 इससे मल्टीप्लाई होता तो a² - 1 इंटू बी। उसके बाद फिर इसके नीचे तो ऑलरेडी a-1 है, तो a³ - 1 इंटू बी स्क्वायर, फिर ये वाला a⁴ - 1 इंटू बी क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। ये समझ में आया? अब मैंने क्या किया, देखो a, फिर ये जैसे
इसको ये ए स्क्वायर इंटू बी होता, फिर ये इनको एक साथ लिया, ए प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 बी क्यूब डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ये वालों के एक साथ ले लिया, तो माइनस कॉमन आ जाता, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब डॉट 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 ऐसे बन जाता। ठीक है, अब देखो जो रेड वाली सीरीज लिखी हुई है ये वाली, ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो ए इंटू बी है। तो इस जीपी का सम क्या होता, ए होल अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस ए बी। सिमिलरली इस जीपी का सम क्या होता, इसका कॉमन रेशियो बी है, तो 1 अपॉन 1 माइनस बी। सबको समझ में आ रहा है कैसे किया? अब 1 अपॉन ए माइनस 1 तो ठीक है, और नीचे एलसीएम ले लिया 1 माइनस ए बी और 1 माइनस बी का, सो आई विल बी गेटिंग ए माइनस ए बी माइनस 1 प्लस ए बी। तो देखो ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे क्या बन गया, 1 अपॉन ए माइनस 1 इंटू ए माइनस 1, 1 माइनस ए बी इंटू 1 माइनस बी। तो a minus 1 will get cancelled, so I will be getting which is equal to RHS. तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो इंडिविजुअल ब्रैकेट्स थे, जैसे ये एक सम ऑफ जीपी था, ये एक सम ऑफ जीपी था, तो इनका फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ में? सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। जस्ट क्विकली कमेंट करो, सब बोरिंग क्लास मत रखो यार। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और मस्त वाला, मतलब क्वेश्चन ये है, इस लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है ना? प्रूव दैट देखो इसको अलग कर दिया है, और ऊपर करूँ इसको अलग, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट 666 अंदर n डिजिट्स में, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 8 8 8, ये भी n डिजिट्स में,
इज इक्वल टू 444, ये 2n डिजिट है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब मैं अगर एक एग्जांपल शो करना चाहूँ तुमको, इफ आई वांट टू शो एन एग्जांपल, जैसे मान लो n की वैल्यू मैं 1 डालता, तो मतलब एक डिजिट होता, तो इधर 6 का होल स्क्वायर बनता, इधर भी एक ही डिजिट होता, मतलब इधर 8 बनता, और इधर n की वैल्यू 2 बन डालता तो 2 डिजिट्स होने चाहिए थे, 44, और 36 प्लस 8 44 होता भी है। खैर ये तो मैंने बस, हाँ सर ये 6 पर मतलब वो कैसे आया, क्योंकि वो 666 हाँ, मतलब 666 n बार लिखा हुआ है, तो मैंने बस एक बार n इज इक्वल टू 1 के लिए तुमको विजुअलाइज कराया है। n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि एक ही तुमको बार। इसमें एक ही बार 6 लेना है। ओके n सर। इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब होता, आपको 2 बार 6 लेना होता। ओके सर। ठीक है, ये मतलब मैं तुमको एक तरीके से विजुअलाइज कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसा हाँ हो रहा है, तो ये सारे n के लिए ट्रू होगा, तो ये हम लोग को प्रॉपर वे से प्रूफ करना है। ऐसा नहीं कि n की वैल्यू डाल के प्रूफ कर दिया, वो तो मैंने तो बस ऐसे ही बताया। समझ में आई बात? यस सर। चलो अब करो जल्दी से। किसका किसका हो गया, किसी का हुआ ये? सर एक मिनट।
जीपी का हो गया और दिया सर आप म्यूट पे हो। सॉरी। हाँ तो 666 एन डिजिट्स तक है, तो मैं 6 कॉमन निकालता तो 111 एन डिजिट्स तक होता। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सोचा कि 999 बनाया जाए, तो ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 6 by 9, 999 till n digits। अच्छा 6 by 9 मतलब 2 by 3। अब जैसे मान लो 99 होता, 2 डिजिट्स तक होता, तो मैं उसको 10⁻² - 1 लिखता। तो अगर 9 n डिजिट्स तक है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻n - 1। सो इस बात से अग्री करेंगे कि 666 को हम लोग लिख सकते हैं, आ गया परसों ये, देयरफॉर 666 n डिजिट्स तक लिख सकते हैं 2 by 3 into 10⁻n - 1। ठीक है, ऐसे ही 888 till n डिजिट्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 कॉमन निकालो, 111 till n डिजिट्स। ठीक है, 111 till n डिजिट्स। ओके, अब फिर से ऊपर नीचे 9 से सो 8 by 9, 999 till n डिजिट्स, मतलब 8 by 9 और फिर 999 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻n - 1। ठीक है, तो देखो एक चीज क्या बनी, एक चीज ये काम की बनी हमारी, 666 till n digit is this। सिमिलरली 888 till n digits is 8 by 9 into 10⁻n - 1। दूसरी काम की चीज ये बनी हमारी। अब देखो LHS में क्या है, अगर तुम LHS में देखो तो इन LHS we have 666 till n digits का होल स्क्वायर प्लस 888 ये है till n digits। तो अभी जो ये वैल्यू निकाली वो तो 666 की केवल थी, तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोग को। तो 2 by 3 into 10⁻n - 1 इसका होल स्क्वायर, और 888 वाले को तो डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, 8 by 9 10⁻n - 1। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। अब देखो ये 4 by 9 बन जाएगा, 10⁻n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 by 9 10⁻n - 1। सो मैंने क्या किया, 4 by 9 कॉमन ले लिया,
I will be getting 10 raised to n minus 1 का whole square plus 2 times 10 raised to n minus 1. तो ये क्या हो जाएगा 4/9. अब इसको एक्सपेंड करो तो यू विल गेट 10 raised to 2n plus 1 minus 2 times 10 raised to n plus 2 times 10 raised to n minus 2. तो ये और ये कैंसिल हो गए तो ये क्या बन गया 4/9 10 raised to 2n एंड 1 minus 2 क्या हो गया -1. अब देखो 10 raised to 2n मतलब जैसे मान लो 10 स्क्वायर -1 मैं लिखूं तो 99 बनता. 10 raised to 4 -1 में लिखता तो 9999 बनता. तो 10 raised to 2n -1 जब मैं लिखता तो वो क्या बनता 4/9 तो ठीक है बाहर ही है 999 टिल 2n टर्म्स तक बनता. अब 9 कैंसिल हो रहा होता कॉमन निकल के तो 4111 टिल 2n टर्म्स तक बनता और फिर 4 जब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो 444 टिल 2n टर्म्स तक बनता. और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था तो हेंस प्रूफ. सर हम आरएचएस और एलएचएस को लेकर इक्वल प्रूव कर सकते हैं क्या? तो तुम आरएचएस में क्या सिंपलीफाई करोगे? मतलब आरएचएस में जैसे मैंने 6 और 8 का जो n टाइम्स था सो मैं उसे लाइक 6 + 6 into 10 + 6 into 100 वैसे 8 का लिखा फिर 8 और 6 बाहर निकाला 10 1 10 100 वो जो जैसा जीपी का सम लिया सर फिर मेरा सिंपलीफाई होकर आया लाइक 4 into 10 raised to 2n minus 1 by 10 minus 9. तो मैंने वापस उस फॉर्म में डाला फिर देखा कि वो हो रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं ना. चलो ठीक है. दिव्यांश क्या बोल रहे हो? तो मैंने ऐसे किया कि जैसे 666 को 6 + 6 into 10 + 6 into 10 स्क्वायर वैसा भी लिख सकते हैं ना सर. 66 को सर 666 को 6 + 6 into 10 + 6 into 10 स्क्वायर फिर ऐसे ऐसे करके n टर्म्स ऐड होंगे तो वो भी एक जीपी बन जाएगा. तो फाइनली यही आया था मुझको भी. ओके सही. चलो तो सबको समझ में आ गया? ओके तो अब तुम लोग का होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है तुम्हारा कि तुमको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1 करना है. वो शायद पिछली बार दे दिया था मैंने. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 करना है बुकलेट का. मतलब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1 जो है वो एपी का है और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 जो है वो जीपी का है. ये तो पहले ही दे दिया था मैंने. अभी तुमको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 करना है और एक बेसिक शीट दूंगा जिसमें एपी जीपी के थोड़े क्वेश्चंस होंगे उसको अटेम्प्ट करना है. उसमें अराउंड 60 to 70 सिंपल क्वेश्चंस हैं. सर अगर अभी नहीं हो पाएगा तो चलेगा क्योंकि एपीजे स्कूल का 18 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो पोस्ट. हाँ सर तो जो लोग कर पाते हो वो लोग करो. ओके ठीक है फाइन. तो ना कर लो.
फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास कब पड़ेगा? मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को पड़ेगा। हाँ हाँ सर बोलो। मेरे क्या को एक हुआ? डाउट था। हाँ सर वो जो एपी में इंसर्टिंग एरिथमेटिक मीन्स उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, आप उसका थोड़ा वापस समझा सकते हो? क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसमें? सर हम मीटिंग लीव कर सकते हैं? हाँ लीव करो। सर मैं ढंग से मतलब उसकी वैल्यूज नहीं डाल पा रहा था। मतलब बहुत ही सिंपल, वो सेक्शन फॉर्मूले टाइप का ही है, उसमें तो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला ही लगाते हैं। ये जैसे मान लो 10 और 100 के बीच में हम लोगों ने 8 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, ठीक है? तो 8 टर्म्स इंसर्ट किए मतलब 9 गैप्स क्रिएट हो जाएंगे। और हम लोग को से वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग A4। A4 क्या होगा? तो यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे A4 लिख दिया और यहाँ पे 100 लिख दिया। तो 10 और A4 जो ये लिखा है ना, तो यही जो है नंबर ऑफ गैप्स भी होंगे। तो 10 और A4 के बीच में 4 गैप्स होंगे एंड टोटल आई हैव टू क्रिएट 9 गैप्स। मतलब यहाँ पे कितने गैप्स होंगे? 5 गैप्स होंगे। अब डायरेक्टली सेक्शन फॉर्म लगा दो, A4 इज इक्वल टू 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 होल अपॉन 4 प्लस 5। तो 400 प्लस 50 अपॉन 9, 450 अपॉन 9 विच इज। तो ये ओके A4 की सर, वैल्यू है, अंडरस्टूड। ठीक है? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। क्लास में आगे कंटिन्यू करें। बाय।